और इस वक्त सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनाई पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें सीधे इस वक्त आप देख रहे हैं ब्रुनाई से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रुनाई दौरा और प्रधानमंत्री के ब्रुनाई पहुंचने की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ब्रुनाई पहुंचे हैं, उसकी ये तस्वीरें इस वक्त सीधे ब्रुनाई से। ब्रुनाई जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्रुनाई के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान। सेमीकंडक्टर के अलावा कई और मुद्दों पर समझौते भी होंगे भारत और ब्रुनाई के बीच। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का ब्रुनाई का पहला दौरा है। सेमीकंडक्टर और हाइड्रोकार्बन आयात पर फोकस रहेगा प्रधानमंत्री का इस यात्रा के दौरान। ये ईस्ट एशियाई देश है ब्रुनाई, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का ब्रुनाई का पहला दौरा है। दोनों देशों के बीच 2024 में राजनयिक संबंधों के 40 साल पूरे हुए हैं और इसी मौके पर प्रधानमंत्री ब्रुनाई की इस यात्रा पर पहुंचे हैं। पीएम ब्रुनाई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के निमंत्रण पर ये दौरा कर रहे हैं। ये 2 दिन का दौरा है प्रधानमंत्री का। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री की ब्रुनाई पहुंचने की। ब्रुनाई दौरा कई मायनों में बहुत अहमियत रखता है। भारत और ब्रुनाई के राजनयिक संबंधों को 40 साल पूरे हुए हैं। इस मौके पर यह न्योता प्रधानमंत्री को दिया गया था ब्रुनाई के सुल्तान द्वारा। ब्रुनाई के सुल्तान है हाजी हसनल बोल्किया। लेकिन प्रधानमंत्री इस मौके पर करीब 14,000 भारतीय जो वहाँ रहते हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े 14,000 भारतीय ब्रुनाई देश में रहते हैं। लेकिन भारत और ब्रुनाई के जो संबंध हैं उन्हें और ज़्यादा मजबूत करने की दिशा में भी इस दौरे की अहमियत बहुत ज़्यादा है। 2 दिन का ये दौरा है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री ब्रुनाई के इस दौरे पर हैं। दरअसल भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक के विजन के लिहाज से ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। भारत लगातार एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत ईस्ट की तरफ मौजूद तमाम देशों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत कर रहा है और इसी दिशा में ब्रुनाई के इस दौरे की भी अहमियत बहुत ज़्यादा है। हाइड्रोकार्बन और प्राकृतिक गैस आयात को लेकर भी अहम समझौते और चर्चा होंगे इस दौरे के दौरान। यूक्रेन में दरअसल क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या भागम भाग है, लोग क्यों नहीं यूक्रेन में अब रहना चाह रहे हैं, आपको फुल डिटेल बताएंगे क्यों लोग यूक्रेन से भाग रहे हैं। इस बीच जब से राजधानी मॉस्को पर यूक्रेन ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं, रूस बहुत आक्रामक है। रूस पर हमले के बाद पुतिन ने नए सिरे से सीरियल अटैक शुरू कर दिया है। इस कड़ी में पहले खार्किव और अब राजधानी कीव पर सीरियल अटैक हुए हैं। राजधानी कीव पर रूसी सेना कहर बनकर टूटी है। लगातार हो रहे हमलों से राजधानी कीव थर्रा रहा है। जगह जगह बमबारी हो रही है। ऐसा लगता है कि पुतिन अब रुकने वाले नहीं हैं। जिस तरह से वो यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर हमले कर रहे हैं, खास तौर पर राजधानी कीव में जिस तरह के हमले किए गए हैं। एक और बड़ी खबर, सेना में भर्ती होने को लेकर यूक्रेन के लोगों में दरअसल दहशत है और इस वजह से भी लोग यहां से भागने की फिराक में हैं। सेना में जाने के डर से यूक्रेन से भाग रहे हैं लोग। यूक्रेन से भागने के लिए $10,000 तक लोग खर्च कर रहे हैं। यूक्रेन के बॉर्डर गार्ड्स का ये बड़ा खुलासा सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया कि यूक्रेन से भागने के लिए लोग $10,000 तक खर्च करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो युद्ध में जाकर यूक्रेन की तरफ से लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। यूक्रेन के लोग ले रहे हैं क्रिमिनल्स का सहारा और बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। बॉर्डर गार्ड्स ने ये जानकारी दी है कि $10,000 तक खर्च कर रहे हैं यूक्रेन के लोग यहां से बाहर निकलने के लिए। आपको ये पूरी खबर बताते हैं दरअसल हो क्या रहा है। $10,000 दो और यूक्रेन से भाग जाओ। दरअसल यूक्रेन के लोग, यूक्रेन में जो खास तौर पर पुरुष हैं, वो यूक्रेन से बाहर निकलना चाहते हैं। यूक्रेन में बड़ी संख्या में लोग यूक्रेन छोड़ रहे हैं, वहां से भाग रहे हैं। सेना में शामिल होना नहीं चाहते हैं ये लोग और इस वजह से देश छोड़ना चाहते हैं। भागने के लिए क्रिमिनल्स का सहारा ले रहे हैं लोग। काफी पैसा खर्च कर रहे हैं यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए। यूक्रेन में बड़ी संख्या में क्रिमिनल नेटवर्क है जिसका इस्तेमाल कर लोग यूक्रेन से बाहर जा रहे हैं। सैकड़ों क्रिमिनल नेटवर्क यहां पर मौजूद हैं। यूक्रेन में लगभग 600 से ज्यादा क्रिमिनल नेटवर्क हैं। यूक्रेन से भागने या अनफिट होने में मददगार साबित हो रहे हैं ये क्रिमिनल नेटवर्क। अनफिट या भगाने की फीस $7,000 से $10,000 तक है। यानी आपको अनफिट साबित कर दिया जाता है ताकि सेना में आपकी भर्ती ना हो, या आपको भागने में मदद करते हैं और इसके लिए $7,000 से $10,000 तक चार्ज करते हैं। दरअसल बड़ा सवाल यह है कि कैसे बच रहे हैं लोग।
स्वास्थ्य संस्थाएं फर्जी सर्टिफिकेट मुहैया कराती हैं। इसके बाद सेना में भर्ती होने लायक नहीं रहते हैं, इसका सर्टिफिकेट दिया जाता है। बॉर्डर पार कर दूसरे देश भेजने में भी मदद करती हैं। तो दो तरह से मदद करती हैं, सर्टिफिकेट के जरिए भी और बॉर्डर पार कराने में भी। नए नियम से दरअसल लोगों के बीच डर है। मार्शल लॉ के तहत देश छोड़ने पर पाबंदी है। 18 से 60 वर्ष के लोगों के यूक्रेन छोड़ने पर पाबंदी है, यानी 18 से 60 वर्ष के पुरुष यूक्रेन नहीं छोड़ सकते हैं। किसी भी सैन्य सेवा के लिए उन्हें बुलाया जा सकता है कभी भी। सैन्य सेवा में नहीं जाना चाहते हैं लोग और इस वजह से यूक्रेन छोड़कर यूक्रेन से बाहर जाना चाहते हैं और उसके लिए वो इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, इन नेटवर्क्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की कुर्स्क जीत के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक पूर्ण विजय का लक्ष्य हासिल नहीं हुआ है, लेकिन यूक्रेन के लिए एक अहम इलाके को गंवाना तय माना जा रहा है। कुर्स्क में पूरी ताकत लगाने के बाद पूर्वी यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की सेना कमजोर हुई है और रूस ने इसका पूरा फायदा उठाया है। रूसी सेना पोक्रोव्स्क के करीब तक पहुंच चुकी है। अगर यूक्रेन के इस शहर पर कब्जा हुआ तो पूर्वी यूक्रेन में हथियारों की सप्लाई रुक जाएगी। डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना की एंट्री भी बंद हो सकती है। मौजूदा दौर का ऐसा वॉर जोन जहां हर बीतते वक्त के साथ बढ़ रही है यूक्रेन की चिंता। रूस की जमीन कुर्स्क पर यूक्रेनी सेना अपना पराक्रम दिखा रही है, लेकिन यूक्रेन के एक हिस्से को बचाने में नाकाम साबित हो रही है यूक्रेनी फौज। इस वॉर जोन का नाम है पोक्रोव्स्क। डोनेट्स्क के इस एंट्री पॉइंट को गंवाने का डर अब यूक्रेन में बढ़ता जा रहा है। रूसी सेना पोक्रोव्स्क से बहुत दूर नहीं, लेकिन जिन सैनिकों को यूक्रेन के शहर की रक्षा के लिए इस शहर में होना था, वो इस वक्त बहुत दूर रूस के कुर्स्क में जंग लड़ रहे हैं। डोनेट्स्क के तोरेस्क और न्यूयॉर्क तक रूसी सेना पहुंच चुकी है। तोरेस्क से पोक्रोव्स्क की दूरी 65 किलोमीटर है। न्यूयॉर्क से पोक्रोव्स्क की दूरी सिर्फ 60 किलोमीटर है। रूसी सेना के आगे बढ़ने की रफ्तार बेहद तेज है, क्योंकि भारी हथियारों से लैस रूसी सेना को इन इलाकों में यूक्रेन से बहुत कड़ा मुकाबला नहीं करना पड़ रहा है। अब यूक्रेन ने पोक्रोव्स्क को बचाने के लिए अपनी स्पेशल बटालियन को इस इलाके में भेजा है। यूक्रेन की कैराडेक ब्रिगेड को पोक्रोव्स्क को बचाने की जिम्मेदारी दी गई है। इस ब्रिगेड में 2000 जवान हैं, जबकि रूस ने पोक्रोव्स्क जीतने के लिए 30,000 जवानों को भेजा है। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से यूक्रेनी कैराडेक ब्रिगेड कई बड़े ऑपरेशन कर चुकी है। इस ब्रिगेड के पास आधुनिक हथियार T-64 टैंक है। जबकि दूसरी तरफ रूसी सेना भारी आर्टिलरी और टैंक के साथ आगे बढ़ रही। रूस की वायुसेना भी पोक्रोव्स्क मिशन में मदद कर रही है। दक्षिण डोनेट्स्क के वोलेदर में भीषण हमला हुआ है। रूसी सेना की आर्टिलरी की ताकत का अंदाजा इन धमाकों से लगाया जा सकता है। इस तरह का बड़ा हमला पोक्रोव्स्क में भी होने वाला है। रूसी सेना पोक्रोव्स्क से दूर, लेकिन रूसी मिसाइलों ने यहां तबाही मचाना शुरू कर दिया। लेकिन रूस का मकसद पूर्वी यूक्रेन के सभी इलाकों को जीतना है और इसके लिए पोक्रोव्स्क पर कब्जा बेहद जरूरी है। रूस को क्या फायदा होगा? डोनेट्स्क में यूक्रेन का एंट्री गेट बंद हो जाएगा। पूर्वी छोर पर सेना की सप्लाई लाइन बंद होगी। चासव यार पर कब्जा करना आसान होगा। चासव यार की ऊंचाई रूसी सेना को नई ताकत देगी। पोक्रोव्स्क पर कब्जे के साथ ही रूसी सेना के कुर्स्क का बदला भी पूरा होगा और पूर्वी छोर को कब्जे में लेने का वो अभियान भी पूरा होगा जिसकी शुरुआत युद्ध के बाद से की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि रूस के परमाणु ठिकाने को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। अमेरिका ने खोजी है रूस की परमाणु मिसाइल लॉन्च साइट। मॉस्को से 475 किलोमीटर दूर है परमाणु लॉन्च साइट। 9M370
ब्योरवेस्टनिक क्रूज मिसाइल लॉन्च साइट की जानकारी सामने आई है। मॉस्को से 475 किलोमीटर दूर है ये लॉन्च साइट और इसे खोज निकाला गया है। 9M370 ब्योरवेस्टनिक मिसाइल लॉन्च साइट है ये, जिसे खोज निकाला गया है। क्यों ये बड़ी जानकारी है? दरअसल टीवी पर पहली बार पुतिन का परमाणु ठिकाना दिखाई दिया है। देखिए रूस का परमाणु ठिकाना कहां पर है। देखिए ये है रूस का परमाणु ठिकाना, इसकी तस्वीर सामने आई है, सैटेलाइट इमेज सामने आ गई है। ये ब्योरवेस्टनिक परमाणु अड्डा है जो 475 किलोमीटर दूर है मॉस्को से। यहाँ देखिए मॉस्को है और मॉस्को से 475 किलोमीटर दूर है रूस का ये परमाणु ठिकाना। यहीं पर लॉन्च साइट मौजूद है, परमाणु अड्डा यहाँ पर मौजूद है, ब्योरवेस्टनिक है ये दरअसल एक सैटेलाइट इमेज है जिसके जरिए ये जानकारी निकलकर सामने आई है। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि ये पूरी खबर दरअसल है क्या। पुतिन के ब्रह्मास्त्र पर अमेरिका की नजर है। रूस के ब्योरवेस्टनिक लॉन्च साइट पर अमेरिका ने बड़ी जानकारी सामने रखी है। मॉस्को से 475 किलोमीटर दूर है ये न्यूक्लियर लॉन्च साइट। मिसाइलों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर पक्के बंदोबस्त किए गए हैं। साइट के पास 9 निर्माणाधीन लॉन्च पैड मौजूद हैं। बंकर के अंदर न्यूक्लियर मिसाइल मौजूद हैं। सभी बंकर सीधे हाईवे से जुड़े हुए हैं। 26 जुलाई को कमर्शियल सैटेलाइट फर्म प्लैनेट लैब्स की तस्वीरों से ये जानकारी सामने आई, जिसमें यह सामने आया कि किस तरह से ये वो जगह है जहां लॉन्च साइट है, परमाणु लॉन्च साइट है पुतिन की। परमाणु अड्डे की जानकारी सामने आने की वजह से अमेरिका से यूक्रेन तक हलचल तेज हो गई है। रूस की तैयारी से अमेरिका चिंतित है कि रूस इस तरह की तैयारी कर रहा है। मॉस्को से सिर्फ 475 किलोमीटर दूर है ये लॉन्च साइट और इसकी तस्वीरें सामने आने से अमेरिका ही नहीं यूक्रेन में भी इस वक्त चिंता जाहिर की जा रही है। आइए आपको ये भी बताते हैं कि आखिर इस न्यूक्लियर साइट से अमेरिका के साथ नेटो देश क्यों दहशत में है। दरअसल इसी न्यूक्लियर साइट पर रूस ने अपनी सबसे विध्वंसक मिसाइल को रखा हुआ है। ब्योरवेस्टनिक से खौफ में क्यों है नेटो, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे घातक परमाणु मिसाइल है ये। इसके अलावा परमाणु हथियारों से लैस है ये क्रूज मिसाइल। SSCX स्काईफॉल दूसरा नाम है इसका। पुतिन ने यह कहा है कि ये अजेय मिसाइल है। इसकी रेंज हजारों मील की है। दुनिया में कहीं भी हमला करने में सक्षम है ये मिसाइल और इस वजह से इसकी लॉन्च साइट की जानकारी सामने आने के बाद दहशत में अमेरिका और नेटो और यूक्रेन। यूएस एयर डिफेंस को चकमा देने में माहिर है ये मिसाइल। पश्चिमी मीडिया ने कहा है कि ये उड़ता हुआ चेर्नोबिल है, यानी आप इसको इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना खतरनाक है कि ये उड़ता हुआ चेर्नोबिल है और इसकी जो क्षमता है वो कहीं पर भी मार करने की क्षमता है। पूरे यूरोप में परमाणु विध्वंस का खतरा मंडराने लगा है और इसके लिए पुतिन की परमाणु नीति जिम्मेदार है, क्योंकि रूस परमाणु नीति में ऐसे बदलाव करने जा रहा है जिससे पेंटागन में खलबली मच गई है। पुतिन ने ऐलान भी कर दिया है अगर यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियारों की सप्लाई की गई तो रूस परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को मजबूर हो सकता है और इसी वजह से रूस ने परमाणु नीति में जरूरी बदलाव करने का फैसला किया है। यानी पुतिन तैयारी कर चुके हैं। अगर यूक्रेन के खात्मे के लिए नेटो से भी टकराव हो तो वो एटमी वेपन के साथ तैयार है। यानी यूक्रेन युद्ध का अगला चैप्टर परमाणु विनाश का हो सकता है। कुर्स्क पर कब्जा करके यूक्रेन ने तबाही का दरवाजा खोल दिया है। अब यूरोप में महाविनाश की आंधी कभी भी आ सकती है। ये भी हो सकता है रूस की परमाणु सुनामी से पूरा यूरोप दहलने लगे। क्योंकि पुतिन नहीं चाहते कि कुर्स्क जैसा हाल बेलगोरोद का भी हो। हालात और न बिगड़
जाए, इसलिए रूस परमाणु नीति में बदलाव करने जा रहा है, जिससे वो नाटो देशों को धमका सके। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने कहा है, पश्चिम का मानना है कि रूस कभी भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। हमारे पास एक परमाणु सिद्धांत है जिसके मुताबिक हमारे देश के अस्तित्व को ही खतरा हो तो वह परमाणु हथियार के प्रयोग की अनुमति देता है। लेकिन अब बदलाव आवश्यक है जिससे परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति विशेष परिस्थितियों में भी की जा सके। अब वो विशेष परिस्थिति क्या होगा, इसे तय करने का अधिकार पुतिन के पास है। यानी एक बार परमाणु नीति में बदलाव होने के बाद पुतिन परमाणु हमले का फैसला कभी भी और तुरंत कर सकते हैं। रूस का मौजूदा परमाणु सिद्धांत बदलने के संकेत से पश्चिमी देशों में खलबली मच गई है। वो इसे एक बड़ा खतरा बता रहे हैं। पुतिन का बयान भी सामने आया है कि हम युद्ध के विशेष साधनों का इस्तेमाल करना जानते हैं। इसे हल्के में या सतही तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। यानी रूस मान चुका है अगर यूक्रेन को रोकना है तो नाटो से टकराना होगा। खास तौर से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोकनी होगी। अगर ऐसा हुआ तो नाटो देशों से युद्ध तय है और तब परमाणु विकल्प एक ढाल का काम करेगा। रूस की परमाणु पॉलिसी बदलने की आहट से अमेरिका और नाटो में एक सीक्रेट मीटिंग हुई जिससे यह तय किया गया कि या तो युद्ध में आगे बढ़ा जाए या फिर यूक्रेन को हथियार सप्लाई सीमित करने होंगे। दरअसल अमेरिका अभी रूस से टकराव नहीं चाहता है क्योंकि वो पहले ही मिडिल ईस्ट और चीन के साथ साउथ चाइना सी में उलझा हुआ है। यही वजह है कि यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने में नाटो फ्रंट फुट पर है, जबकि अब अमेरिका ने हाथ खींचने के संकेत दे दिए। रूस की न्यूक्लियर पॉलिसी ने पेंटागन में हड़कंप मचा दिया है। वैसे भी रूस को इस बदलाव के लिए मजबूर होने के पीछे कई वजह हैं। पहली वजह, यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने की बात हो रही है। दूसरी वजह, अमेरिका ने F-16 देकर रूस का गुस्सा बढ़ा दिया है। तीसरी वजह, कुर्स्क में घुसपैठ का प्लान नाटो ने तैयार किया। चौथी वजह है, नाटो देश यूक्रेन को लगातार हथियार दे रहे हैं। अब पुतिन के पास एक ही रास्ता है, या तो यूक्रेन को काबू में करने के लिए नाटो से टकराए, और नाटो से टकराने का मतलब है कोल्ड वॉर जैसी स्थिति बनना। और पुतिन नहीं चाहते कि सोवियत संघ की तरह इस बार हार का सामना करना पड़े। इसलिए पुतिन बार बार परमाणु धमकी देकर बताना चाहते हैं कि रूस कोल्ड वॉर से सबक सीखकर आगे बढ़ चुका है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का बहुत बड़ा हमला। राजधानी कीव पर चौतरफा अटैक किया गया। कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से बड़ा अटैक हुआ है। मिसाइल हमलों से थर्राया हुआ है कीव। देखिए किस तरह से हमला किया गया। ये देखिए, ये धमाका किया गया कीव में। इस तरह का हमला किया गया है कीव पर। कीव पूरी तरह से थर्राया हुआ है इस बड़े हमले में जो रूस द्वारा किया गया है कीव पर। राजधानी कीव पर बड़ा हमला हो रहा है। तो राजधानी कीव पर अटैक हो रहा है। कीव पर यह बड़ा हवाई हमला किया गया है। कई तरफ से हुआ है यह बड़ा हमला। कीव पर भयंकर बमबारी की जा रही है। रशियन एयरफोर्स ने यहां कहर बरपाया है। होलोसिव्स्की सोलोमिन्स्की जिले में ज्यादा तबाही हुई है। हमले में कई लोग घायल हो गए हैं। किस तरह से हमला किया गया ये भी जान लीजिए। मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, क्रूज बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, रॉकेट का इस्तेमाल किया गया हमला करने के लिए। और कहां कहां अटैक हुआ है ये भी आपको बता दें। कीव बॉर्डर के इलाके में ये हमला किया गया है। रिहायशी इलाकों पर हमला किया गया है। ऊंची बिल्डिंग और पावर हाउस, इन जगहों को निशाना बनाया गया है। कीव पर हमले से यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी मिल रही है। कीव के पावर प्लांट पर भी क्योंकि हमला किया गया है, ताबड़तोड़ हमले में कई लोग घायल हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है। तो कीव पर
चौतरफा हमले किए गए हैं, इसकी वजह से नुकसान हुआ है। पावर प्लांट पर हमला हुआ है, लेकिन साथ ही लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कई लोग घायल हुए हैं यूक्रेन में इस हमले में। और अब आपको बताते हैं कि रूस ने कीव पर इतना बड़ा हमला क्यों किया है और ताजा बड़े हमलों को लेकर पुतिन का क्या कहना है। कीव पर हमला दरअसल पुतिन का बदला है। रूस के टारगेट पर यूक्रेन के बड़े शहर हैं। मॉस्को अटैक के बाद पुतिन आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन के शहरों पर सीरियल अटैक किया जा रहा है। कीव पर पहली बार इतना बड़ा हमला किया गया है। इस हमले में बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। कीव को लेकर आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं पुतिन और उनकी सेना। पुतिन का बड़ा बयान भी सामने आया है। पुतिन ने कहा है कि रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। यूक्रेन में भारी बढ़त में रूस की सेना है। पूर्वी यूक्रेन में रोजाना कई किलोमीटर क्षेत्र पर रूस का कब्जा हो रहा है, ये बयान दिया गया है पुतिन द्वारा। रूसी धरती पर ड्रोन हमला कर यूक्रेनी सेना ने अपना दम तो दिखा दिया, मगर इस कहानी के सेकंड चैप्टर की शुरुआत 1 सितंबर की रात को ही यूक्रेनी सरजमी पर दिखाई दी, जब पुतिन के एटमी बम वर्षकों ने क्रूज मिसाइलों से कीव को दहलाया। समंदर से बैलिस्टिक मिसाइल दागते हुए दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के इलाकों को सुलगाया गया और इसके साथ साथ यूक्रेन के 13 शहरों पर ड्रोन स्ट्राइक की गई। लेकिन ये तो यूक्रेन विनाश की शुरुआत है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही कीव पर बेलारूस फ्रंट से हमला होगा। आखिर कैसे, देखिए। ये पुतिन के बारूदी प्रकोप का ट्रेलर है। ये मॉस्को समेत रूस के 12 प्रांतों को दहलाने का बदला है। ये महाबली रूस के विनाशक हथियारों का इंतकाम। पहले कुर्स्क पर हमला, फिर 1 सितंबर की सुबह राजधानी मॉस्को पर ड्रोन स्ट्राइक। ऐसा लगा मानो यूक्रेनी ब्रिगेड को रोकना नामुमकिन है। लेकिन यूक्रेन के ड्रोन बवंडर के महज चंद घंटों बाद ही यूक्रेनी धरती बम, गोला, बारूद और मिसाइलों से दहल उठी। आसमान से ऐसा प्रचंड प्रहार हुआ जिसे देख जेलेंस्की के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल बीती रात रूस ने कीव समेत आधा दर्जन यूक्रेनी प्रांतों पर हमला किया। एटमी बम वर्षकों के जरिए कीव पर क्रूज मिसाइलें दागी। वही यूक्रेनी प्रांतों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इसके अलावा यूक्रेन के कई इलाकों में ड्रोन स्ट्राइक भी की। दरअसल 1 सितंबर की सुबह यूक्रेन ने मॉस्को समेत रूस के 12 प्रांतों पर ड्रोन स्ट्राइक की। बस फिर क्या, यूक्रेन के इस हमले से पुतिन भड़क गए और फौरन क्रेमलिन में इमरजेंसी मीटिंग की गई। और इसके चंद घंटों बाद क्रेमलिन से यूक्रेनी धरती को दहलाने का आदेश जारी हो गया। और इसी के साथ ही रूसी वायुसेना के परमाणु बम वर्षकों का एक्शन शुरू हो गया। दावा किया जा रहा है कि 3 फ्रंट से रूस ने कीव, खार्किव समेत यूक्रेन के 13 से ज्यादा शहरों में बारूदी भूचाल ला दिया। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। दावा किया गया कि रूसी बॉम्बर्स ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर 35 से ज्यादा KH-101 क्रूज मिसाइलों से हमला किया है। कीव समेत यूक्रेन के बाकी प्रांतों में तबाही मचाने के लिए रूस ने कैस्पियन सी को दूसरा फ्रंट बनाया। मतलब ये कि कहीं पुतिन के परमाणु बम वर्षकों ने क्रूज मिसाइलों से कहर बरपाया, तो कहीं समंदर से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों ने यूक्रेनी धरती को दहलाया, तो कहीं रूस के विस्फोटक ड्रोन्स ने गदर मचाया।
राजधानी कीव समेत दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन के कई इलाके बारूदी भूचाल से धधक उठे। गौर करने वाली बात यह है कि रूस के सारातोव प्रांत में मौजूद जिस एंगेल्स एयरबेस से एटमी बम वर्षकों ने उड़ान भरी, वहां कुछ दिनों पहले ही Tu-95 बॉम्बर डिप्लॉय किए गए थे। आखिर कब, यह भी जान लीजिए। इक्कीस अगस्त को 5 Tu-95 बम वर्षक एंगेल्स एयरबेस पहुंचे थे। वहीं 17 अगस्त को 6 Tu-95 बॉम्बर एंगेल्स एयरबेस में उतरे। इन बॉम्बर्स ने मुर्मंस्क प्रांत के ओलेनिया एयरबेस से उड़ान भरी थी। आपको बता दें कि सारातोव का एंगेल्स एयरबेस रूसी वायुसेना का स्ट्रेटेजिक बॉम्बर मिलिट्री बेस है, जहां 24x7 Tu-160 बॉम्बर तैनात रहते हैं। एंगेल्स एयरबेस पर 3500 मीटर लंबा रनवे भी मौजूद है और सबसे अहम ये कि एंगेल्स एयरबेस से फ्रंट लाइन की दूरी महज 480 किलोमीटर ही है। लिहाजा यूक्रेनी बॉर्डर के नजदीक होने के चलते रूसी डिफेंस ने एंगेल्स बेस पर Tu-95 बॉम्बर्स की खेप भेजी और अब इसी एंगेल्स बेस से रूसी बॉम्बर्स ने उड़ान भरते हुए कीव में तबाही मचाई। एक तरफ कीव पर ईस्टर्न फ्रंट और पश्चिमी रूस से आसमानी प्रहार किया जा रहा है, तो वहीं अब आशंका जताई जा रही है कि कीव पर जल्द से जल्द फतह हासिल करने के लिए रूसी ब्रिगेड बेलारूस फ्रंट का भी इस्तेमाल कर सकती है। दावा किया जा रहा है कि बेलारूस बॉर्डर से रूसी सेना की टुकड़ी कीव की तरफ कूच कर चुकी है। और किसी भी वक्त कीव बेलारूस फ्रंट से भीषण प्रहार हो सकता है। गौर करने वाली बात यह कि कीव विजय के प्रण को लेकर ही पुतिन ने यूक्रेन से जंग का आगाज किया था और इसी प्लान के तहत रूसी सेना ने चंद दिनों पहले ईस्टर्न फ्रंट से कीव की घेराबंदी की। और फिर निप्रो लाइन यानी कीव को दो हिस्सों में बांटने वाली निप्रो नदी के पूर्वी छोर तक के इलाके पर कब्जा किया था। मगर अब कीव पर संपूर्ण कब्जे का प्लान तैयार है, जिसे पुतिन जल्द से जल्द अंजाम देने में जुट गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कुर्स्क में रूसी पोस्ट पर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। यूक्रेनी सेना ने ड्रोन से किया अटैक। यूक्रेन ने रूसी टैंकों को निशाना बनाया है। यूक्रेनी ड्रोन हमले में रूसी टैंक के परखच्चे उड़ गए। रूस को ईरान ने बड़ी सैन्य मदद दी है। रूस को जल्दी बैलिस्टिक मिसाइल देगा ईरान, ये जानकारी सामने आई है। रूस को ईरानी मिसाइलों की खेप जल्दी मिलने वाली है। ईरान की मदद से रूस के हौसले बहुत बुलंद हैं। इस बीच गिरफ्तारी की मांग के बीच मंगोलिया पहुंचे हैं पुतिन। मंगोलिया पहुंचने पर पुतिन का भव्य स्वागत किया गया है। किसी आईसीसी सदस्य देश की पहली आधिकारिक यात्रा पर हैं पुतिन। मंगोलिया की यात्रा पर पहुंचे हैं। मंगोलिया आईसीसी देश है और इस वजह से ऐसा भी कहा जा रहा था क्योंकि यहां पर पुतिन पहुंच रहे हैं तो उनके खिलाफ यहां पर कोई कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पुतिन का भव्य स्वागत किया गया है मंगोलिया में। मंगोलिया पहुंचने के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह का स्वागत यहां पर मंगोलिया में पुतिन का किया गया। मंगोलिया आईसीसी सदस्य देश है और इस वजह से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट के जो ट्रीटीज हैं वो यहां पर लागू होती हैं। इस वजह से कहा यह जा रहा था कि पुतिन को यहां गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। पुतिन यहां पहुंचे हैं, उनका भव्य स्वागत किया गया है। किस तरह का स्वागत हुआ है मंगोलिया पहुंचने पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का, वो देखिए। लेकिन मंगोलिया पहुंचने पर पुतिन का भव्य स्वागत हुआ। ज़ेलेंस्की ने पुतिन को गिरफ्तार करने की मांग की है। मंगोलिया पुतिन को गिरफ्तार करे, ये मांग की गई है ज़ेलेंस्की द्वारा। ये इंटरनेशनल कोर्ट के आदेश की अवहेलना है अगर पुतिन को यहां गिरफ्तार नहीं किया जाता है। ज़ेलेंस्की की तरफ से मांग की जा रही है कि पुतिन को मंगोलिया में गिरफ्तार कर लेना चाहिए। ज़ेलेंस्की का यह कहना है कि ये इंटरनेशनल कोर्ट के आदेश की अवहेलना है।
पुतिन को क्या मंगोलिया गिरफ्तार करेगा, ये बड़ा सवाल है। मंगोलिया की यात्रा पर है पुतिन। मंगोलिया पहुंचते ही गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। यूक्रेन कर रहा है गिरफ्तार करने की मांग। इसको लेकर जेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया है एयरपोर्ट पर, लेकिन पुतिन का भव्य स्वागत किया है। ये मांग क्यों उठ रही है, ये भी जान लीजिए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी से पुतिन के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। आईसीसी ने जारी कर रखा है गिरफ्तारी वारंट पुतिन के खिलाफ। युद्ध अपराध के लिए यह वारंट जारी किया गया था। मंगोलिया आईसीसी का सदस्य देश है। किसी भी आईसीसी सदस्य देश की पहली यात्रा पर हैं पुतिन। इस वक्त सदस्य देश होने के नाते गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, क्योंकि आईसीसी का सदस्य देश है मंगोलिया। इस वजह से यहां पुतिन की गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये मांग की जा रही है। मंगोलिया से नाराज है यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन की मांग ये है कि पुतिन को गिरफ्तार यहां पर किया जाना चाहिए था। पुतिन को तुरंत गिरफ्तार करे, ये मांग की जा रही है यूक्रेन द्वारा। गिरफ्तार करना मंगोलिया की जिम्मेदारी है। गिरफ्तार न करने से यूक्रेन खफा है। मंगोलिया पर नियम तोड़ने का आरोप लगाया जा रहा है। पुतिन के युद्ध अपराध में साथी बना है मंगोलिया, ये कहा है जेलेंस्की ने, ये कहा जा रहा है यूक्रेन द्वारा। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर जो युद्ध के मैदान से आ रही है वो आपको बता देते हैं। कुर्स्क में रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। कुर्स्क में यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सैनिकों को पकड़ा है। यूक्रेन ने 600 रूसी जवानों को पकड़ लिया है। कुर्स्क को लेकर जेलेंस्की ने कहा है कि ऑपरेशन कुर्स्क योजना के अनुसार चल रहा है, हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए ये तस्वीरें सामने आई हैं। रूसी सैनिकों को पकड़ा है यूक्रेन के सैनिकों ने। 600 रूसी सैनिकों को पकड़ने का दावा किया जा रहा है। जेलेंस्की का कहना यह है कि वो प्लान के तहत ही आगे बढ़ रहे हैं। वहीं बाल्टिक सी में जंग की मुनादी सुनाई देने लगी है। डर है कि रूस किसी भी वक्त बाल्टिक देशों पर बड़ा हमला कर सकता है। लात्विया, एस्टोनिया और लिथुआनिया की रक्षा के लिए अमेरिका ने खास चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अमेरिकी ग्लोबल हॉक ड्रोन बाल्टिक सी पहुंचा था, लेकिन अचानक ड्रोन का नेटवर्क इसके ऑपरेटर्स से टूट गया। दावा है कि रूसी जैमर्स ने ड्रोन को हैक किया था। दरअसल ये ड्रोन रूस की जासूसी करने यहां पहुंचा था, जिसके बाद इस इलाके पर युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। शाम का वक्त था। ब्रिटेन के फेयरफोर्ड एयरबेस पर हलचल थी। यहां मौजूद अमेरिका के RQ-4B ग्लोबल हॉक ड्रोन को एक खास मिशन के लिए तैयार किया जा रहा था। अंधेरा होते ही इस ग्लोबल हॉक ड्रोन ने फेयरफोर्ड एयरबेस से उड़ान भरी। अमेरिका का ग्लोबल हॉक एक खास मिशन पर था। इसे मित्र देशों की समुद्री सरहद से होते हुए सुरक्षा की जांच करनी थी, लेकिन अचानक ग्लोबल हॉक का उसके ऑपरेटर से नेटवर्क टूट गया और यह अपनी दिशा से भटक गया। दावा है कि अमेरिकी ग्लोबल हॉक ड्रोन को रूस ने हैक किया। ड्रोन को एस्टोनिया के एयर स्पेस में हैक किया गया। रूसी जैमर्स ने ड्रोन के जीपीएस सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया, जिसकी वजह से ड्रोन करीब 20 मिनट के लिए अपनी दिशा भटक गया। ग्लोबल हॉक खास टोही मिशन पर था। इसे पोलैंड की सीमाओं के साथ उड़ान भरते हुए बाल्टिक सी में बाल्टिक देश, फिनलैंड से होते हुए बेलारूस और रूसी सीमाओं को पार करना था, लेकिन उसका मिशन रूस ने बीच में ही रोक दिया। इस साल अब तक 500 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब नाटो के एयरक्राफ्ट या ड्रोन इस रूट से उड़ान भर चुके हैं। रूस का दावा है कि अमेरिका और नाटो उसकी जासूसी कर रहा है। रूस की पश्चिमी सीमाओं, बाल्टिक तट और कैलिनिनग्राद की जासूसी की जा रही है। अमेरिका की कोशिश इन इलाकों में रूसी ठिकानों की सटीक जानकारी हासिल करना है। रूस ने एक तरफ अमेरिका के जासूसी मिशन को फेल किया, वहीं बाल्टिक सी और ब्लैक सी में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। पुतिन के नौसैनिक यहां बारूद बरसा रहे हैं। इनमें सबसे खास रूस की नेवल बोट्स हैं, जो खास तौर से यूएसबी यानी
अनमैन्ड सर्विस व्हीकल को हिट करने की प्रैक्टिस कर रही है। बाल्टिक सी में रूस के तल्ख तेवरों की वजह यहां नाटो की बढ़ती दखलंदाजी को माना जा रहा है। दरअसल लिथुआनिया में नाटो का बड़ा मिलिट्री बेस बन रहा है। नाटो की कोशिश रूस को कैलिनिनग्राद बॉर्डर पर घेरने की है। बेस में 4000 जर्मन सैनिकों की तैनाती का प्लान है। कैलिनिनग्राद में नाटो बेस बनाने से पुतिन आग बबूला है। रूस ने इसे युद्ध भड़काने की कार्रवाई बताया। नाटो के कदम से भड़के पुतिन ने बाल्टिक में अपनी मौजूदगी बढ़ानी शुरू कर दी है। रूसी सेनाएं यहां मिलिट्री ड्रिल कर रही हैं। माना जा रहा है कि रूस की तैयारी यूरोप के खिलाफ बड़ा युद्ध छेड़ने की है। रूस यूरोप के खिलाफ युद्ध छेड़ता है तो शुरुआती वॉरफेज में उसका सबसे बड़ा टारगेट पोलैंड होगा, जिस पर रूसी सेनाएं सबसे बड़ा हमला करेंगी। लेकिन रूस का सबसे पहला टारगेट बाल्टिक होगा। रूसी सेनाएं एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया में पहला प्रहार कर सकती हैं। रूस के संभावित खतरे को देखते हुए बाल्टिक देशों ने खास तैयारियां की है। तीनों देशों ने बाल्टिक डिफेंस लाइन बनाई है। बॉर्डर पर बिजली के करंट और कटीले तारों वाली फेंसिंग, ट्रेंच और ड्रैगन टीथ लगाकर उन्हें अभेद्य बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी 9 से बोली महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बढ़ी है। जीत हार का फैसला आवाम करती है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी मां महबूबा मुफ्ती थोड़ी जज्बाती है। सरकार बनाने में पीडीपी अहम किरदार निभाएगी। पहली बार चुनाव के मैदान में उतरी हैं इल्तिजा मुफ्ती। टीवी 9 संवाददाता इरफान कुरैशी ने इल्तिजा मुफ्ती से खास बातचीत की। सुनिए क्या कहा उन्होंने। इल्तिजा मुफ्ती मेरे साथ मौजूद है और लगातार बिजबिहाड़ा कंस्टिट्यूंसी में वो कैंपेनिंग कर रही हैं, लोगों के बीच है। तस्वीरें दिखाएं मेरे कैमरा पर्सन, आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग उन्हें सुनने आते हैं। युवा चेहरा है और लगातार मुफ्ती फैमिली से जिस तरह महबूबा मुफ्ती इन इलाकों में पहुंचती रही हैं। अब इल्तिजा मुफ्ती, इल्तिजा जी ये बताइए, हाउ इज़ योर कैंपेनिंग डिफरेंट एंड हाउ यू आर ट्राइंग टू रीच आउट टू द पीपल, और क्या मुद्दे हैं आपके इस कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर? मैंने हमेशा कहा है कि मेरा कैंपेन इंक्लूसिव रहना चाहिए। इंक्लूसिव का मतलब हर मजहब का बंदा मेरे साथ जुड़े, वो हमारी लेडीज़ हो, माएँ हो, बहनें हो, बिकॉज यूजुअली ये नहीं निकलती है, इनको थोड़े एप्रीहेंशंस होते हैं। मैं चाहती हूँ लेडीज़ भी मेरे साथ जुड़े, मैं चाहती हूँ नौजवान भी हमारे साथ जुड़े। और देखिए बर्निंग इश्यूज़ बहुत हैं। पिछले 5 सालों से जब से 370 हटा, यहाँ बेरोजगारी है, महंगाई है, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। आपने खुद देखा मिलिटेंसी जहाँ होती नहीं थी वहाँ भी अब पनप रही है। सो ऑल ऑफ दीज आर इश्यूज दैट आई वांट टू टेक अप एंड इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू रिजॉल्व। यही कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों आपने चुनी? क्योंकि आरोप भी लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि डायनास्टिक रूल है, इल्तिजा मुफ्ती को यहाँ क्रिएट किया गया प्लेटफॉर्म वीरे साहब को हटाकर, तो क्या रेस्पॉन्स रहेगा? बोलने को तो बीजेपी ये भी कहती थी कि हम सबके बैंक अकाउंट में 15-15 लाख डालेंगे। डाले क्या? कोविड के टाइम इतनी डेथ्स हुई, कितना झूठ। मुझे एक बात बताइए, चिराग राव पासवान जो है वो क्या है? वो डायनस नहीं है। अनुराग ठाकुर कौन सी पार्टी के हैं? उनके फादर भी बीसीसीआई कंट्रोल करते थे, मिनिस्टर भी बने। तो मुझे किसी को प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये लोगों के हाथों में है अगर वो मुझे कामयाबी देंगे कि नहीं। वी लिव इन अ डेमोक्रेसी और जमहूरियत की यही खूबसूरती होते हैं कि लोग हैं, अवाम है जो डिसाइड करती है। Even the Prime Minister cannot decide if I will win or lose. It is the people, and this is something I will leave to their wisdom. ये जो भी डिसाइड करेंगे सर आंखों पर, लेकिन कोशिश में पूरी करूंगी। ये बताइए, एक और आरोप है कि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम तो मॉरल ग्राउंड पर नहीं लड़ेंगे यूटी में, तो इल्तिजा मुफ्ती को लड़ा दिया। तो हाउ डू यू सी दैट एंड व्हाट इज योर रिएक्शन? आई एम नॉट हियर टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी। और मैंने प्रीवियस इंटरव्यू में भी कहा, महबूबा जी मेरी मदर ज़रूर हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जिस चीज़ को वो
एक पर्टिकुलर तरीके से अप्रोच करें, मैं भी करूं। मेरा मानना ये ज़रूरी है कि हमें कोई भी डेमोक्रेटिक स्पेस इन्हें सीट नहीं करनी चाहिए। महबूबा जी थोड़ी जज्बाती हैं, उनको लगा कि अगर वो इसी असेंबली में जाएंगी, पिछली बार शी वॉज चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस असेंबली, जब वो MLA भी थी तो हमारा अपना झंडा था, अपने कानून थे, अपने रेजिडरी पावर्स थे। तो मेरी माँ और मैं वी होल्ड द सेम ओपिनियंस, बट हमारा अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है। तो लोगों को जितने इल्ज़ाम लगाए, मुझे तो टैक्स पे नहीं करना, तो लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, सो दैट्स फाइन। अच्छा ये बताएं, कल को आई एम जस्ट आस्किंग योर ओपिनियन बिकॉज आई नो यू विल से कि पार्टी हाईकमांड डिसाइड करेगी। कल को अगर सरकार बनानी हो और समर्थन देना हो तो आपको क्या लगता है, PDP को गवर्नमेंट फॉर्मेशन में सपोर्ट करना चाहिए, चाहे जिसकी भी सरकार हो? मुर्गी ने अभी अंडा नहीं दिया तो आप अंडा मांगने आ आपने गए। कहा ना PDP इज द किंग, आपने कहा कि PDP इज द किंग मेकर, इफ यू रिमेंबर योर रिमार्क। आई रिमेंबर एवरीथिंग, लेकिन अभी मुर्गी ने अंडा नहीं दिया, आप अंडे गिन रहे हैं। So let's see what happens and then we'll see accordingly whatever has to be done. But I am of the opinion कि PDP एक बहुत अहम किरदार प्ले करेगी in the government formation. अच्छा, पिछले कुछ दिनों में PDP में काफी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अलगाववादी भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो अब ये भी आरोप लग रहे हैं कि इट इज बिकमिंग ए सेपरेटिस्ट पार्टी एंड सॉफ्ट आइडियोलॉजिकल सेपरेटिस्ट पार्टी। एक बात बताइए, मेरा इंटरव्यू हो रहा है, यहाँ कटघड़ी है कि आप मेरे पे आरोप लगा रहे हैं। बोलने को तो आप कुछ भी कह सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, जब जमात के लोग जाके इनकी प्रॉक्सी पार्टीज ज्वाइन करे थे, इनको प्रॉब्लम नहीं था? और ये वही जमात है जिनको आपने क्रिमिनलाइज किया 1987 के इलेक्शन में, और नतीजे आपके सामने हैं। जम्मू कश्मीर की जो हिस्ट्री है उसने एक दूसरा रुख लिया। दिस इज अ डेमोक्रेसी, सबको हक है कि वो पीसफुली अपना ओपिनियन रखे। तो आपको जितने आरोप लगाने, मुझे तो ये इंटरव्यू कम मुझे लग रहा है आपने मुझे कटघड़ी एक आरोप बाद में लगा लूंगा, पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, व्हेन आई वाज फॉलोइंग यू थ्रू द रूट, पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के रोड काफी खस्ता है, स्कूल्स में भी उस तरह का डेवलपमेंट नहीं है, उसको लेकर आवाम को क्या कहेंगे? व्हाट्स योर कमिटमेंट इफ यू विन फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूंसी? तो आप मुझे बताइए, पिछले 6 सालों से यहाँ जब डायरेक्ट रूल दिल्ली का आ रहा है, तो सड़कों की इतनी खस्ता हालत होनी चाहिए थी? एजुकेशन की इतनी खस्ता हालत होनी चाहिए थी? मेरे यहाँ कितने नौजवान हैं, आपका मुस्तकबिल बचाया क्या दिल्ली वालों ने? तो फिर आपसे एक सवाल है। जी सवाल आप पूछिए, मैं खत्म करता हूँ, उसके बाद आप पूछिए। यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ महंगाई है, एंड पिछले 6 सालों से डायरेक्ट रूल है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। सो ऑफ कोर्स इंशाल्लाह अगर मैं MLA बन के आई तो मैं कोशिश करूंगी कि इन सारी प्रॉब्लम्स का हम मसले का हल करें। एक आखिरी सवाल है, आखिरी छोटा सवाल है, इन फाइटिंग विद इन PDP काफ़ी ऐसे लोग हैं जो PDP का एक तरह से कह सकते हैं पिलर रहे हैं, जब PDP मुसीबत में थी उन्हें छोड़कर जाना पड़ा। तो हाउ डू यू फील एज एन इल्तिजा मुफ्ती एंड बडिंग पॉलिटिशियन ऑफ J&K नाउ? चलिए, आपने मेरी थोड़ी तारीफ की, इतने इल्ज़ाम के बाद मुझे अच्छा लगा, उसके लिए शुक्रिया अदा। देखिए, इलेक्शंस हमेशा एक बहुत कियोटिक टाइम रहता है, बिकॉज जिनको आप मैंडेट नहीं देते वो नाराज़ हो जाते हैं, कोई ना कोई नाराज़ होता है। सियासत ऐसी ही होती है, कैरावान होता है, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग बिखर जाते हैं, जो फिर बिखरते हैं वो भी आके आपसे फिर से जुड़ते हैं। सो दिस कीप्स हैपनिंग, ये नॉर्मल सी चीज़ है, तो ये चलता रहता है इलेक्शंस में। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय ब्रुनई दौरे पर हैं। एयरपोर्ट पर क्राउन प्रिंस ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने भारतीयों से भी मुलाकात की। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला ब्रुनई दौरा है। ब्रुनई के साथ द्विपक्षीय संबंधों और आपसी सहयोग पर इस दौरे के दौरान चर्चा होगी। ब्रुनई से पीएम मोदी सिंगापुर की यात्रा पर जाएंगे।